हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर वल्ला। अगर आप बीएससी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हो और आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन घूम रहा है, सर 95 प्लस पॉसिबल है क्या? क्या एवरेज स्टूडेंट भी ला सकता है क्या? तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी दूंगा कि बिना कोचिंग, बिना गेस्ट पेपर, सिर्फ स्मार्ट स्टडी के साथ आप कैसे 95 प्लस ला सकते हैं। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट वही होता है जो स्ट्रेटेजी नहीं बनाता। जिस दिन स्ट्रेटेजी आ गई उस दिन टॉपर पैदा हो जाता है। ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहेगा किसके लिए? ये सारे स्टूडेंट के लिए रहेगा। फॉर एवरेज, एवरेज स्टूडेंट के लिए भी रहेगा, तो सारे मतलब हर तरह के स्टूडेंट के लिए ये स्ट्रेटेजी काम आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे क्या हम लोग कवर कर सकते हैं बचे हुए कुछ दिनों में। अप्रोक्स 1 मंथ अभी है। पहले हम लोग इसका रियलिटी चेक कर लेते हैं कि 95 प्लस का सच क्या है, कौन ला सकते हैं, क्या ये लक से ही आता है? 90 प्लस लक से नहीं आता। 90 प्लस सिर्फ कोचिंग से भी नहीं आता, ना ही 90 प्लस टॉपर का जन्मसिद्ध अधिकार है। और 95 प्लस जो आता है, ये आता है किसके साथ? बेस्ट स्ट्रेटेजी और साथ में कंसिस्टेंसी के साथ। ये दोनों चीज आप कर सही रहा तो आप क्या है, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो बिहार बोर्ड में 95 प्लस बिल्कुल पॉसिबल है। जिसमें मैं इसका सच बता देता हूँ कि इसमें कोई लक का काम नहीं आता है, ना कि सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड रहने से भी 95 प्लस आ जाता है। इसके लिए आपको चाहिए 95 के लिए एक स्ट्रेटेजी, साथ ही इसका कंसिस्टेंसी। अब एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर कौन ला सकता है 95 प्लस? ये जो 95 ला सकता है तो ये कौन ला सकता है? तो आंसर इसका ध्यान से सुनो। रेगुलर स्टूडेंट, कोई भी जो रेगुलर स्टूडेंट है वो 95 ला सकता है। इसके लिए ये नहीं कि ऐसा होना चाहिए, कोई भी रेगुलर स्टूडेंट 95 ला सकता है। और 60 to 75% लाने वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ईजी पड़ जाता है, क्योंकि इस बेस इसका स्ट्रॉन्ग रहता है। इसको सिर्फ टिप्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, जो इजीली ये 95 प्लस तक पहुंच जाता है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट कितना भी रह जाए कि इसमें एस्पिरेंट्स को सीरियस होना पड़ता है। आप अगर सीरियस नहीं रहेंगे तो आप 95 तक नहीं पहुंच सकते हैं। और वैसे सीरियस स्टूडेंट चाहिए जो एक्सक्यूज नहीं, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन करते हैं। जो एक्सक्यूज नहीं, एग्जीक्यूशन करते हैं। अगर आप सोच रहे हो मैं एवरेज हूं, तो याद रखो एवरेज स्टूडेंट को, अगर कोई भी एवरेज स्टूडेंट है, अगर एवरेज स्टूडेंट को अगर सही वाला स्ट्रेटजी मिल जाए, मतलब राइट स्ट्रेटजी मिल जाए कि कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो वही बन जाता है आपका टॉपर। टॉपर कहीं बन के पैदा नहीं होता है। अब आता है सब्जेक्ट वेटेज। कौन सा सब्जेक्ट का किस तरह वेटेज रहता है, उसमें क्या माइंडसेट रखना है हमें। तो आपका जैसे मेन साइंस होता है एक सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स होता है, सोशल साइंस होता है, बाकी आपकी 2 लैंग्वेजेस होते हैं, जो तो आपको इतना ही पता ही होगा। साइंस में आपके 80 मार्क्स थ्योरी होते हैं, प्लस 20 प्रैक्टिकल होते हैं। मैथमेटिक्स में अब इस थ्योरी में 80 जो मार्क्स होते हैं, तो 50% इसमें से भी, इस 80% में 50% ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड 50%, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा, सब्जेक्टिव होते हैं। इस 50% क्या हो गया 80 का, यानी 40 मार्क्स, और ये 40 मार्क्स। इस 40 मार्क्स में आपको 80 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे। इसमें आपके
सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में आपको 100 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से आपको 50% सब्जेक्टिव इसमें भी रहता है, 50% एमसीक्यू इसमें भी रहता है, और 50% सब्जेक्टिव इसमें भी रहता है। 50% में आपको 100 एमसीक्यू रहेंगे, बाकी इसके इधर कितने रहेंगे, इधर लॉन्ग एंड शॉर्ट रहेंगे। सोशल साइंस के सेम 20 प्रैक्टिकल प्लस 80 थ्योरी। और लैंग्वेज में तो प्रैक्टिकल वगैरह कुछ होता नहीं है, इसमें 100 होते हैं, 100 थ्योरी से ही होते हैं। और ये आपका रैंक बूस्ट करता है, ये लैंग्वेज पेपर रैंक बूस्टर होता है। अगर हम लोग साइंस के स्ट्रेटजी की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होता है, क्योंकि साइंस जो होता है वो हमारा, ये जो साइंस होता है हमारा, ये हमारा गेम चेंजर सब्जेक्ट है। इसको हमें गेम चेंजर है तो इसमें हमें उस तरह से इसका स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। तो इसका हमें एक रूल याद करना होगा, हमें एक रूल ध्यान रखना है। अगर रूल फर्स्ट की बात करें हम, तो इसमें फर्स्ट हमें रूल यही करना है कि एनसीईआरटी को हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है। बच्चों इतना याद रख लो, एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी भगवान है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अब इसमें आप बात करें तो डेफिनेशन हो, जो एनसीईआरटी में रहते हैं डेफिनेशन, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो एग्जांपल्स की बात करें, या फिर वो जो ब्लू बॉक्स बना हुआ रहता है, ब्लू बॉक्स पॉइंट्स, चाहे ये हो, ये सारे के सारे आपको लाइन बाय लाइन याद रखना चाहिए। अगर हम रूल 2 की बात करें तो डायग्राम कंपलसरी, यानी चाहे क्वेश्चन में डायग्राम बनाने कहा हो या नहीं कहा हो, डायग्राम बिल्कुल बनाओ। और ये डायग्राम बनाने से वो क्या करता है, आंसर शीट में आपका एक्स्ट्रा इंप्रेशन बना देता है, एग्जामिनर खुश हो जाता है। वहीं अगर ये ध्यान रखना आपको, इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि न्यूमेरिकल रिपीटेड होते हैं, कुछ भी न्यूमेरिकल न्यू बहुत, बोर्ड में न्यूमेरिकल जो न्यू बहुत ही कम बनते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में, जैसे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में तो सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स घूम फिर कर वही आ जाते हैं। और इसमें अगर बात करें हम 3D रिवीजन, अब ये 3D रिवीजन क्या होता है कि 3 दिन का आपको 3 डे का बनाना है, डे 1, डे 2, डे 3। डे 1 में क्या करना है आपको, अब उसमें पढ़ना है आपको। डे 2 में क्या है, जो पढ़े उसको रिवाइज करना है। एंड डे 3 में आप क्या करना है, फिर जो पढ़ लिए उससे रिवाइज कर लिए, उसका हमें टेस्ट लगाना है। तो ये हमारा होता है, ये कहलाता है हमारा 3D रिवीजन रूल, ठीक है। और अगर ये फॉलो कर लिया तो साइंस में 90 प्लस पक्का। देखिए हमें क्या होता है कि हमें हर सब्जेक्ट से इक्वल एक्सपेक्ट नहीं करना होता है। जैसे हम अगर मैथ से हम 98 तक, 98 99 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइंस क्या होता है कि इसमें थोड़े नंबर कट कर लेते हैं, तो इसमें हम 90 से 95 तक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और ये जो कुछ मार्क्स इधर कम आते हैं, इधर हम लैंग्वेज पेपर में हम 97 98 इस तरह से ला सकते हैं, जो इनको क्या करता है, मैनेज कर देता है। अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक स्ट्रेटेजी की, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक अलग नोटबुक बनाओ, एक अलग फॉर्मूला के लिए नोटबुक बनाया होगा आपने, नहीं बनाया तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के लिए एक नोटबुक बना लो, जिसमें आपका फॉर्मूला हो, आपका थ्योरम हो, या आपके कुछ सॉल्व करने के स्टेप्स हो, ये सारे होने चाहिए। दूसरा है डेली प्रैक्टिस। मैथ्स एक मसल है, जैसे आप मसल है ना हमारे बॉडी का, मैथ भी इस मसल की तरह काम करता है। आपका जितना जिम में जाके जितना उसको प्रैक्टिस करते हैं उतना मसल में हमारा क्या मजबूती आता है, स्ट्रेंथ आता है। सेम उसी तरह मैथ में क्या प्रैक्टिस है, जितना मैथ प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे मैथ्स के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर स्ट्रेंथ आएगा। और रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ और भी बढ़ेगा। और इसमें जो है प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू, पीवाईक्यूज कंपलसरी, हमें इधर उधर से
प्रैक्टिस नहीं करना, हमें पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करना है। और लास्ट 10 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं तो ये आपके लिए गोल्ड साबित होने वाला है। पीवाईक्यू बहुत कंपलसरी है। और सिर्फ सॉल्व करना नहीं होता है, हमें सिर्फ सॉल्व करना नहीं होता है, हमें सही सॉल्व करना है, फास्ट सॉल्व करना है और क्लीन स्टेप के साथ, क्लीन स्टेप्स के साथ। हमें सही भी सॉल्व करना है, हमें फास्ट भी सॉल्व करना है, हमें क्लीन स्टेप के साथ, तो वही कहलाती है हमारी स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी आ जाएगी। अगर हम सोशल साइंस का स्ट्रेटेजी समझें, सोशल साइंस में क्या है कि एसएसटी मतलब, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एसएसटी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे जो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हैं, उसका मार्क्स का ये एटीएम है। ठीक है, इतना हमें इसी तरीके से मार्क्स दे देता है। इसमें जो शॉर्ट आंसर होते हैं ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। आराम से 3 से 5 लाइन आप लिखो, परफेक्ट लिखो और उसमें नंबर आप ले लो। इसमें आपको जैसे आपने कुछ एक लाइन ये लिखा, इसका आंसर ये लिखा, ये लिखा, 3 लाइन लिख लिया। इसमें कुछ कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स आएंगे, उसके कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं। मान लो यहाँ कुछ एक वर्ड्स आया जो इंपोर्टेंट है, एक कीवर्ड्स यहाँ है, एक कीवर्ड यहाँ है, तो इस कीवर्ड्स को नीचे में आप क्या करो, अंडरलाइन कर दो। ऐसे ऐसे जैसे लाइन में है ना, कीवर्ड्स को ज्यादा कीवर्ड्स आया, एक कीवर्ड्स यहाँ लिखा गया है, एक अंडरलाइन कर दो, यहाँ अंडरलाइन कर दो। और एग्जामिनर को ये दिखा दो कि सर मैं तो पढ़ता हूँ। एग्जामिनर को लगेगा कि ये बच्चा पढ़ गया है। और इसमें आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को तो अंडरलाइन कर ही देना है। अब जैसे आप कुछ आप एसएसटी में ही कर रहे हैं, ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या करें, आप मैप को इंक्लूड करें, मैप्स को। इसको कभी भी स्किप ना करने की कोशिश करें। अगर मैप देते हैं तो एग्जामिनर खुश होकर आपको कंप्लीट मार्क्स दे देता है। और आपको अगर डेट्स याद नहीं रहता है तो आपके मार्क्स समझ के चला गया, सीधा चला गया, ऊपर चला गया। अगर आपको डेट्स याद नहीं रहते हैं एसएसटी में, सोशल साइंस में, तो आपके कम से एटलीस्ट 5 मार्क्स तो कम हो ही जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज पेपर की, चाहे वो आपकी हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो। ये हमारे रैंक बूस्टर हैं। जैसे आप अगर नॉर्मली टॉप 800 में आ रहे हैं, तो अगर आपका लैंग्वेज पेपर अच्छा गया तो आप टॉप 100 में आ सकते हैं। ये आपका रैंक को बूस्ट करता है। क्लियर। अब हमें क्या होना चाहिए, खास करके लैंग्वेज पेपर हमें पूरा क्लीन लिखना चाहिए, नीट हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग एकदम साफ सुथरा वाला हो। क्योंकि ये 20% जो मार्क्स होते हैं ना, ये लैंग्वेज पेपर 20% मार्क्स जो होते हैं वो हमारा प्रेजेंटेशन से हो जाता है। जो हम लिखते हैं राइटिंग पे बेस पे 20% मार्क्स दे देता है। अगर हम दूसरा हेडिंग और पैराग्राफ्स की बात करें, तो हेडिंग अगर हम दे देते हैं उसमें पैराग्राफ्स अच्छे, हम लोग जहां जरूरत हो, मैंने एक लाइन ऐसे लिखा लिखा लिखा, यहाँ से फिर पैराग्राफ मैंने चेंज कर दिया, फिर यहाँ से ऐसे लिख रहा हूँ, तो क्या होता है, ये क्या करता है, आंसर को दिखने में सुंदर बनाता है। इस तरह फिर लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ है ना, इस तरह से ये लाइन कॉपी है, हाँ ऐसे ऐसे है, मैंने यहाँ पैराग्राफ चेंज कर दिया, तो क्या होता है, ये आंसर को सुंदर दिखेगा। इससे क्या होता है, मार्क्स हमारे ज्यादा देते हैं, एग्जामिनर हमें ज्यादा मार्क्स देते हैं। और कोशिश करो कि जो लैंग्वेज पेपर है ना, इसको अपने से घुमा उमा के मत लिखा करो। जो आंसर पूछ रहा है उसको डायरेक्ट आंसर दिया करो। सोचते ना, हम लोग कुछ आंसर साइंस में पूछ रहा है तो उसको गोल गोल घुमा घुमा के आंसर दे रहे हैं, बढ़ा कर लिख रहे हैं, लेकिन इसमें आपको लैंग्वेज पेपर में ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। जो उसका एग्जैक्ट आंसर है डायरेक्ट आंसर दे दो। और ग्रामर से तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स मिलते ही हैं। ग्रामर से, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो या संस्कृत हो, ग्रामर के तो फ्री के मार्क्स मिलते हैं आपके। ग्रामर छोड़ना मतलब आपने फ्री के मार्क्स छोड़ दिया। अब होता है डेली स्टडी रूटीन। सबका अपना अपना पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो अभी लास्ट के कुछ दिन को एनालिसिस करके मैं आपके लिए एक रूटीन बनाया हूँ कि आप क्या करो, मॉर्निंग को उठो। ये सबके लिए सुटेबल नहीं हो सकता, मे बी आप अपने हिसाब से भी टाइम टेबल वो नहीं कि मतलब आपको
देखने में या सुनने में अच्छा लगे। टाइम टेबल रूटीन वैसा होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर सकें। जरूरी नहीं कि आप 16 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करें, आप 6 से 8 घंटा भी पढ़ाई करें तो वो फोकस के साथ करें। मॉर्निंग शिफ्ट मेरे हिसाब से आपको अभी कुछ दिनों के लिए मैंने जैसे एनालिसिस किया कि आपको मैथ्स मॉर्निंग में मैथ्स करना है, देन फिर आपको न्यूमेरिकल्स करना है मॉर्निंग में। आफ्टरनून को आपको एसएसटी का थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। एसएसटी का थ्योरी आपको आफ्टरनून में पढ़ना है। 4 स्लॉट में आपको डिवाइड कर देना, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। 4 स्लॉट में। मॉर्निंग फर्स्ट स्लॉट में आपको मैथ्स पढ़ना है, उसका न्यूमेरिकल बनाना। न्यूमेरिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहे तो यहाँ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टरनून वाला स्लॉट में आपको क्या करना है कि एसएसटी थ्योरी पढ़ना है। इवनिंग वाला स्लॉट में क्या करना है, आपको साइंस का रिवीजन करना है। जो इवनिंग होता है, क्योंकि इवनिंग के टाइम में हमारा माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है एंड फील्स फ्रेश, और हमें फ्रेश फील करता है, इसलिए आपको साइंस रिवीजन करना है इवनिंग के टाइम। और नाइट स्टडी में आपको क्या करना है, लैंग्वेज वाला पढ़ना है, क्योंकि लैंग्वेज उतना बोरिंग होता नहीं है। क्योंकि बोरिंग वाला आप रात को पढ़ते हैं तो फिर आपको नींद आने लग जाती है, इसलिए नाइट को हम लोग क्या करेंगे, नाइट को लैंग्वेज वाला पेपर करेंगे और उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। सिर्फ 6 से 7 घंटा पढ़ो, लेकिन 100% फोकस के साथ। अब होता है आंसर शीट प्रेजेंटेशन। आंसर शीट प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम में सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रेजेंटेशन भी चेक होता है कि आपने हेडिंग्स कैसे दिए, आप हेडिंग्स दिए कि नहीं दिए, प्रॉपर मार्जिन रखे कि नहीं, ये सब पे भी नंबर कट कर लिए जाते हैं। तो आपको ये सब का ध्यान रखना, प्रॉपर मार्जिन रखेंगे। डायग्राम को आपने पेंसिल से बनाया, पेन से ही बना दिया, या रेड कलर का तो यूज नहीं कर लिया, रेड पेन का, ये सब ध्यान रखा जाता है। आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया या नहीं किया, ये सब देने से आपके क्या होते हैं, एग्जामिनर खुश हो जाते हैं और वो ज्यादा मार्क्स देते हैं, अच्छे फुल मार्क्स दे देते हैं। याद रखो, आंसर शीट बोलनी चाहिए। ऐसा आंसर शीट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि आंसर शीट खुद बोले कि ये टॉपर का आंसर कॉपी है। अब कुछ मिस्टेक्स होते हैं, बच्चे जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, उससे आपको बचना है। आपको अभी कुछ दिन है लास्ट में गेस्ट पेपर के चक्कर में समय नहीं पड़ना है, जो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको इसमें गेस्ट पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको ये नहीं करना, वनडे स्टडी ऐसा नहीं करना है कि आज दिन भर पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे, पूरा दिन का दिन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको लिखने का भी प्रैक्टिस, ओवर राइटिंग भी नहीं करना है, ज्यादा लिखने का भी प्रैक्टिस नहीं करना है कि दिन भर लिखते रहिए। या आपको जैसे कुछ बना रहे हैं तो उसमें आपको, जैसे एसएसटी में है तो उसमें आपको, साइंस में है तो उसमें आपको डायग्राम को स्किप नहीं करना है। डायग्राम का आप अक्सर ख्याल रखेंगे। और स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है जो गलती रिपीट नहीं करता है। तो आपके लिए फाइनल मैसेज क्या है, मेरे तरफ से आपके लिए फाइनल मैसेज यही है कि बच्चों, एक बात याद रखना, 95 प्लस ये पॉसिबल तो है, ये पॉसिबल है। बस चाहिए क्या कि आपका स्ट्रेटेजी सही हो, आप सही डिसिप्लिन के साथ पढ़े, डिसिप्लिन के साथ पढ़े, और आपका पढ़ने का तरीका एक स्मार्ट स्टूडेंट। देखिए, हार्ड वर्क तो सब कोई करता है, हार्ड वर्क सब करता है, लेकिन अभी के टाइम में हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता। अभी के टाइम में वो हार्ड वर्क नहीं, अभी के टाइम में चाहे क्या चाहिए, अभी के टाइम में स्मार्ट वर्क चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्टडी वीडियो बनाऊं, या डेली स्टडी प्लानर बनाऊं, या साइंस या मैथ्स के मैराथन वगैरह कुछ, अगर इस तरह का कुछ डिमांड है तो कमेंट करो 95 प्लस, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और स्ट्रेटेजी का वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।